हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना। सो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। उसमें एक टॉपिक है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक करने से पहले थोड़ा सा 9th क्लास का रिकॉल करते हैं। आपने 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ा था। हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल चेंज, उसके बाद आता है केमिकल चेंज। तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप में चेंज आना। साइज या शेप कैसे, या फिर हो सकता है स्टेट में भी चेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वाटर है। वाटर को सपोज करो मैं अगर आइस में कन्वर्ट करती हूँ तो वाटर एक लिक्विड स्टेट में होता है, और अगर हम उसे आइस बना दें जो कि सॉलिड फॉर्म है तो ये आपकी स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट में चेंज होना ये आपका फिजिकल चेंज है। या फिर हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप में चेंज आना, ये भी आपका फिजिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी ट्री को कट कर दिया, कटिंग ऑफ ट्री, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस ट्री के साइज के अंदर चेंज आ जाएगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो साइज या शेप में चेंज आना ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। और सबसे मेन बात एक कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो कोई भी यहाँ पर एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो मैंने क्या बताया, हमारे आसपास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सबसे पहली बात, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर स्टेट में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया वाटर। वाटर एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और अगर मैं इसे आइस में कन्वर्ट करती हूँ जो कि एक सॉलिड स्टेट है, तो यहाँ पर उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप में चेंज आना, जिसमें मैंने आपको ट्री का एग्जाम्पल दिया, कटिंग ऑफ ट्री। और थर्ड, यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ये आपके सारे फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। जब भी आप केमिकल चेंज की बात करोगे, जिसके ऊपर आपका ये चैप्टर भी है, इसी के लिए मैंने आपको ये छोटा सा टॉपिक उठाया है, केमिकल और फिजिकल चेंज वाला। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक नया सब्सटेंस जरूर बनता है। तो यानी कि एक नए सब्सटेंस का बनना वो आपका केमिकल चेंज है। अब इसको समझने के लिए दो तीन बातें और समझो। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो आपका एक केमिकल चेंज है। अगर उसके कलर में चेंज आ रहा है वो भी एक आपका केमिकल चेंज है। हीट रिलीज होना, कलर में चेंज आना, या फिर हो सकता है कोई गैस का इवोल्व होना, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। या एक नया सब्सटेंस बनने के बाद उसमें से स्मेल आना, जिसे हम ऑर्डर चेंज होना बोलते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो मैंने आपको ये जो बातें बताई है ना, वो ये फिजिकल चेंज को छोड़ दो, सिर्फ अभी केमिकल चेंज के बारे में देखो, क्योंकि इसी केमिकल चेंज के ऊपर अभी हमारा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बेस चलेगा। दोबारा पढ़ते हैं एक बार केमिकल चेंज को। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। देखो फिजिकल चेंज में क्या था, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अभी एग्जांपल के साथ बात करेंगे आगे। यहाँ पर हो सकता है कि जब भी आपका एक नया सब्सटेंस बने तो उसमें से हीट रिलीज हो, या फिर हो सकता है उसके कलर में कोई चेंज आ जाए, नया सब्सटेंस बनने के बाद उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है उसमें से गैस इवोल्व हो, या फिर उसमें से कोई स्मेल आने लग जाए। तो ये सारे आपके केमिकल चेंज हैं। अगर मैं किसी भी केमिकल चेंज को एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखा दूं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बन है। अगर मैंने इसको बर्न कर दिया, देखो बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो मैंने क्या किया, कोल लिया, कार्बन जिसके अंदर होता है, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेसिक रिएक्शन है ये केमिस्ट्री की। हमने कोक लिया जिसके अंदर कार्बन होता है, और उसको मैंने बर्न कर दिया। कभी भी पूरी केमिस्ट्री में आप बर्निंग पढ़ोगे तो याद रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है।
तो मैंने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाया और यहां पर एक नया सब्सटेंस बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो क्या हुआ, जब भी हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो आपकी एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, जब भी मैं एक केमिकल रिएक्शन को लिखूंगी उसके लिए एक एरो लगता है सबसे पहले। यहां पर आपको एक एरो दिख रहा है, इस एरो से पहले जो भी लिखा है वो आपका एक रिएक्टेंट होगा, और एरो के राइट हैंड साइड पर जो भी लिखा है वो आपका कहलाता है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है जिसे हम कोई भी नया सब्सटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, द सब्सटेंस विच इज यूज टू फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करवाई, लेकिन उसको बनाने में यहां पर दो एलिमेंट यूज हुए हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो आपका होता है रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस हमारे सामने फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे आसपास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसके अलावा फिजिकल चेंज में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की साइज या शेप में चेंज आता है, या फिर हो सकता है उसकी स्टेट में भी चेंज आ रहा हो। और अगर केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस सब्सटेंस में से हो सकता है हीट रिलीज हो सकता है उसका कलर में चेंज आए, या फिर हो सकता है उसमें से कोई गैस रिलीज हो, या उसमें से स्मेल आए, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। और अगर मैं किसी भी केमिकल चेंज को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दूं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन है। और हर केमिकल रिएक्शन में एक एरो होता है, जैसे यहाँ पर एक एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी लिखा होगा उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंस जिसका हम यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट होता है जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, जो भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है पूरी केमिस्ट्री की, वो एक लॉ को फॉलो करती है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। सपोज करिए मैंने एक रिएक्शन लिखी थी अभी, क्या, C+O2 गिव CO2। ये सबसे बेसिक रिएक्शन है। पूरी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन उठा लेना, कोई भी, हर एक रिएक्शन एक लॉ को फॉलो करती है। वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मीनिंग है वो इस केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास के अंदर एटम मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर की टेबल लर्न करवाई जाती है, जिसमें एटॉमिक नंबर भी एंड एटॉमिक मास भी। तो उसमें हम डायरेक्टली यूज करते थे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, मैंने क्या किया, मास को ना तो क्रिएट किया ना ही उसको डिस्ट्रॉय, सिर्फ मैं इसको यूज कर रही हूं। तो मैंने यहाँ पे कार्बन के मास 12 ग्राम को यूज किया। ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, और यहाँ पर 2 एटम है तो इसलिए मल्टीप्लाई 2, जितने एटम है नीचे उतना मल्टीप्लाई। तो ये देखना टोटल कितना बन गया, 16 2 × 32, ये टोटल हो गया 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का जो मास है ना वो कितना है हमारा, 44 ग्राम। दोबारा देखो, कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम होने की वजह से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया आपका 16 × 2 32, एंड 32 में जब मैंने 12 को ऐड किया तो 44 ग्राम मेरा रिएक्टेंट का मास आ चुका है। अब मैं देखती हूँ प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मेरा कितना है, 12 होगा कार्बन का, बीच में प्लस, 2 एलिमेंट के बीच में प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन का 16 × 2, अगेन 2 एटम के नाम का मल्टीप्लाई 2, तो 12 + 32 अगेन कितना हो गया, 44 ग्राम। क्या मतलब है इसका, जितना मास रिएक्टेंट का है
उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट का। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम चाहे कंपाउंड कोई भी बना दे। मैंने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बना तो दिया, लेकिन मैं कितने भी कंपाउंड बना लूं, कुछ भी कर लूं, जितना रिएक्टेंट का मास था ना उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अभी हमारे सामने जो भी मैंने रिएक्शन लिखी वो इस लॉ को फॉलो कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया है कि पूरी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन उठा लेना वो इस लॉ को फॉलो करेगी ही करेगी। एक और रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अभी मैंने क्या बात बोली है कि जो भी केमिस्ट्री की रिएक्शन है वो मेरी इस लॉ को फॉलो करेगी ही करेगी 100%। अब सामने देखना सभी, सबसे पहले हाइड्रोजन का मास होता है 1 और नीचे एटम 2 होने की वजह से मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16 और मल्टीप्लाई 2, अगेन एटम की वजह से। तो 2 प्लस कितना हो गया यहाँ से 32, ये बन गया कितना 34 ग्राम। यहाँ तक क्लियर। तो 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 2 हो गया 34। अब इस साइड चलते हैं, 1 इंटू एटम की वजह से मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 16, तो 2 प्लस 16 यहाँ कितना हो गया 18 ग्राम। अभी मैंने आपको क्या बात बताई, कोई भी रिएक्शन इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी ही करेगी, लेकिन यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में ये लॉ फॉलो हो ही नहीं रहा। क्योंकि अगर लॉ फॉलो होता तो जैसे पहले हुआ था, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए था, बट हमारा तो सेकंड में फॉलो ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करवाने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो इस चैप्टर का टॉपिक नंबर जो 1 है और वो मेन टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में होनी चाहिए। वो सब बातें बात की हैं, पहले इसको दोबारा देखो एक बार। मैंने अभी क्या देखा कि जो मेरा रिएक्टेंट का मास था 34 ग्राम और मेरा प्रोडक्ट का मास था 18 ग्राम, ये इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये इक्वल होने ही होने चाहिए। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। अब सुनो प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये इक्वल क्यों नहीं आ रहे थे, इसका रीजन देखो। यहां पर हाइड्रोजन कितने एटम है, नीचे 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 1। ये प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इक्वल होते ना तो आपका ये लॉ 100% फॉलो करता। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं, और जब ये बैलेंसिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे तो अपने आप ये जो मास है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो अभी बैलेंसिंग सिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। उसके बाद इसी के साथ मैं आपको ये दोनों इक्वल करा के दिखाऊंगी, सेम चीज। तो अब देखो, बैलेंसिंग की जो टाइप नंबर 1 है उसके बारे में देखते हैं। बैलेंसिंग की टाइप नंबर 1 में क्या है, अभी यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखो जब भी आप बैलेंसिंग करोगे सबसे पहली बात आपको याद रखनी है क्या, आप सबसे पहले ट्राई करोगे वहां पर अगर मेटल है तो उसको बैलेंस करना, फिर सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे नॉन मेटल को, और थर्ड प्रेफरेंस आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोगे। थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रहेगी, वो बात की रहेगी। तो सबसे पहली जो आपकी प्रेफरेंस है वो मेटल की है, मेटल को बैलेंस करने की ट्राई करोगे, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो अब यहां पर देखो, यहां पर ना तो मेटल है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो मुझे इन्हीं को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी एक लाइन लगाओ रिएक्टेंट और एक साइड लिखो प्रोडक्ट। अब आप ये देखो कि रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम है, हमारे पास 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहां पर कितने हैं 2, और यहां पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2।
इसका मतलब ये तो बैलेंस्ड है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। अब चलते हैं जरा ऑक्सीजन पे, जहां पर हमारी मेन प्रॉब्लम हुई थी क्रिएट। देखो अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, बट इस साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 है। तो अब मैं यहां पर क्या करूं ऐसा कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। हम सिर्फ याद रखना, बैलेंसिंग करते हुए कभी प्लस नहीं कर सकते, कभी माइनस नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। कैसे? इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इक्वल हो जाए? तो इसको अगर मैं 2 से कर दूं तो ये दोनों मेरे इक्वल हो गए। इसका मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है, ये रहा प्रोडक्ट में मुझे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसका ऑक्सीजन ये रहा, और इसको मुझे 2 से करनी है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप यहां पर 2 लगा दोगे, नहीं, आपको लगाना है उस प्रोडक्ट के आगे, यहां पर स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा से टेबल बनाओ। एक बार ये वाला मेथड आ जाएगा, उसके बाद ये बहुत इजी लगेगा। अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि लेंथी है, बट ये एक्यूरेट मेथड है, इससे कभी आपकी कोई बैलेंसिंग गलत नहीं होगी और बहुत फास्ट होगी। तो स्टार्टिंग में समझाने के लिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अब दोबारा देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2, और इधर देखो इस साइड ये जो 2 है ना, ये पूरे के साथ है, कंप्लीट के साथ, ये कोई एक के साथ नहीं है। तो हाइड्रोजन के यहां पर हो गए 2 2 4। अब मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इक्वल हो जाए? तो मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब मैंने क्या किया, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रहा मेरा रिएक्टेंट, इसका हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई हमेशा आगे करते हैं, पीछे नहीं लगाना उसके, या नीचे नहीं लगाना, आगे। अब ऑक्सीजन पे चलो। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और यहां देखो ऑक्सीजन, मैंने क्या बताया, ये 2 जो है ये पूरे के साथ है, तो इस ऑक्सीजन के भी साथ भी कितना है, यहां तक क्लियर? यानी कि आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम इक्वल रखने हैं। तो अब दोबारा से एक बार टेबल बना के रिकॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 2 4, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहां पर 2, ठीक है, और अगेन यहां पर देखो ये 2 पूरे के साथ है, तो यानी कि ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना है, और जब ये बैलेंस हो गई है ना, तो अभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको दिखाती हूँ, वो भी हो जाएगा फॉलो। तो एक बार पहले इसको देख लो। सबसे पहले मैंने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, एक साइड पर जो जो एलिमेंट यूज हो रहे थे वो लिखे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 थे, उधर भी 2 थे, ये ऑलरेडी बैलेंस था। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम इस साइड 1 थे, तो मैंने इसको इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने प्रोडक्ट के ऑक्सीजन को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद दोबारा से मैंने टेबल बनाई, इस 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये जो हाइड्रोजन था ना, इसके भी एटम चेंज हो गए थे, यहाँ पर 4 हो गए थे। तो इसको मेरे को इक्वल बनाने के लिए मैंने फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब टेबल बनाई, अब मेरे इक्वल आ गए। अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करूंगी इसी के अंदर, देखना कैसे। इसको रब कर देते हैं। अब ये बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं आपको फॉलो करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन होगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी ही करेगी, कंपल्सरी है। तो अब देखिए, एक साइड हमारा है रिएक्टेंट और एक साइड हमारा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या मास होता है 1 इंटू, नीचे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई 2 और आएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2, तो ये हो गया 2 2 4 प्लस 32 36 ग्राम। अब उस साइड चलो, ये जो 2 है ये पूरे के साथ है, ब्रैकेट है, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई इसके एटम 2, तो अगर जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस
ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 2 + 16 जो कि हो गया 18 × 2 36 ग्राम। तो ये देखो अभी हमारा लॉ जो था वो फॉलो हो गया बैलेंसिंग करने के जस्ट बाद। तो इसलिए बैलेंसिंग जो होती है वो मस्ट होती है अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करती है। अगर केमिस्ट्री की रिएक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही तो हमें बैलेंसिंग की नीड होगी। तो बैलेंसिंग करते ही आपका लॉ फॉलो हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अब इसका। हमारे पास एक रिएक्शन और है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो Mg + O2 गिव्स MgO। अब इसमें सेम इसकी बैलेंसिंग करने के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो साइड पार्टीशन करा है हमने, एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट में हमारे पास एलिमेंट यूज हो रहे हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले मेटल की तरफ होता है, उसके बाद हम नॉन मेटल को देखते हैं एंड उसके बाद लास्ट में जाके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है मैग्नीशियम, तो हम इसको फोकस करेंगे। तो पहले मैंने इस मैग्नीशियम को लिखा, उसके बाद मेरे पास कोई नॉन मेटल नहीं था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नॉन मेटल को यूज नहीं किया क्योंकि है ही नहीं, और तीसरा नंबर थर्ड नंबर पे मैंने ऑक्सीजन गैस को यूज किया। तो मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ एटम 1 है, उधर भी नंबर ऑफ एटम 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ एटम 2 और इधर नंबर ऑफ एटम 1 है। ये प्रॉब्लम होती, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं इस 1 को क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट के ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसका ऑक्सीजन और आगे 2 से मल्टीप्लाई। फिर दोबारा से मैं क्या करूंगी, इसको फिर से बैलेंस करेंगे क्योंकि इस 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम भी चेंज हो गए। तो मैग्नीशियम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1, यहाँ पर मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम 2 है, तो इसको दोबारा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 ताकि ये इक्वल हो जाए। तो अब देखो रिएक्टेंट के मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्टेंट, इसके मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी मैंने बताया था ये 2 पूरे के साथ है, तो इस ऑक्सीजन के साथ भी नंबर ऑफ एटम 2 है। अब एक और बार टेबल बनाने की बजाय डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ऊपर मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम 2, इधर भी मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2, इधर भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2, तो यानी कि ये बैलेंसिंग आपकी कंप्लीट है। तो ये हमारी बैलेंसिंग की टाइप 1 थी जो मैंने आपको करवाई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बैलेंसिंग की टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, और भी डिटेल्स बताऊंगी। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न विद चेतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।